हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फिजिक्स का चल रहा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो मैंने जैसे पहले बोला था वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वेक्टर के कुछ पोर्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, कुछ टाइप्स आपको बताए थे। जैसे कौन कौन से टाइप हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है और को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, स्पेशली ये तीन वेक्टर। आज की क्लास में हम इससे आगे कुछ वेक्टर्स और हैं जिनको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सभी का हमारे संकल्प विद्यापीठ जो चैनल है, और ये चैनल उसी के लिए है, स्पेशली मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, एसए के जो स्टूडेंट हैं, असम सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है, और बाहर के जो सीबीएसई वाले हैं वो भी देख सकते हैं क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी चलता है दोनों का। तो आप सीबीएसई हो चाहे नीट को, क्योंकि इसको नीट को देख के हम लोग ये वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट हुआ, तो इस बार भी स्पेशली। और ये तो ऐसा टॉपिक चल रहा है कि जो हर कोई देख सकता है वेक्टर को, जो 11 में है वो भी देख सकते हैं, जो 12 में है वो लोग भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। और नीट वालों को तो देखना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ टाइप हो गए थे हमारे। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो देखो फिजिक्स में क्या है, बेसिकली हमारे पास मैथ्स जिसने पढ़ा है वो बोलता है कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 3 डायरेक्शंस होती हैं। क्या क्या डायरेक्शन? एक एक्स, एक क्या होता है वाई, और एक क्या होता है जेड। हमारे पास बेसिकली 3 डायरेक्शंस हैं, एक्स, वाई और जेड। ये वाला जो पोर्शन बनता है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोला जाता है? एक्स वाई प्लेन। ये जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। और ये जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जेड एक्स प्लेन। तो ये 3 प्लेन होते हैं। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है, जैसे एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन या जेड की डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए फिजिक्स में हम एक्स वाई जेड नहीं यूज करके हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। और उन्हीं यूनिट वेक्टर्स को क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे एक्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई कैप। वाई की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जे कैप। और जेड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या बोलते हैं? के कैप। तो यहां पे ये जो आई कैप है या जे कैप है या के कैप है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी, आज की बात समझ लो, कहीं पे भी आई कैप लिखा है तो आपको समझ जाना है कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है। तो वो बात हो रही है एक्स डायरेक्शन की। ऐसे ही जे कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई डायरेक्शन को। और के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड डायरेक्शन को। अच्छा, इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों है? तो यूनिट वेक्टर इसलिए बोला जाता है, यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं कि इसका वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो तो क्या होता है? 1 होता है। किसके लिए रिप्रेजेंट? इट इज यूज ओनली फॉर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन। किसके लिए यूज होगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझे? तो ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट दिया हुआ है v इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर पर सेकेंड। मान लो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको फिजिक्स में समझना जरूरी है कि क्या चीज है। तो देखो, पहली बात तो फिजिक्स में मैंने बोला यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिट क्या लगा हुआ है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से ये कंफर्म होता है कि या तो ये स्पीड होगी या क्या होगी? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? या तो स्पीड की या वेलोसिटी की। चलो, और हमको कैसे पता चला ये स्पीड है वेलोसिटी है? तो देखो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हुआ है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो फिजिक्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो चीज क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे इसको? तो देखो, बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है
जो आई में भी है, जे में भी है और के में भी है, मतलब वो एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वाई में भी ट्रेवल कर रहा है और जेड में भी ट्रेवल कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी अगर यहां से देखें तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये कहां पे होगा एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में जो उसका होगा, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी जेड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि वेक्टर जो होता है उसमें आई कैप कहीं लिखा होगा तो उसके साथ जो कुछ भी होता है वो क्या कहलाएगा एक्स का कंपोनेंट कहलाएगा। जे जहां लिखा है वो क्या कहलाएगा वाई का कंपोनेंट कहलाएगा, और के जहां लिखा होगा वो क्या कहलाएगा जेड का कंपोनेंट कहलाएगा। समझ में आई सबको बात। तो एक प्रॉपर वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है और के कैप भी हो सकता है। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट सब लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप ना, बाद में इसको आप लोग अपना नोट भी करते रहिएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब समझते हैं हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर देखो, अगर ये तो क्या था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जहां डायरेक्शन यूज होता है। अब एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो देखो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे होता है तो ध्यान से समझो। मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर और इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहली बात तरीका क्या होता है, यूनिट वेक्टर अभी देखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके ऊपर क्या लगा दो कैप। और कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो हमको क्या मिलता है यूनिट वेक्टर। कैसे बोल सकते हैं इसको, अगर किसी चीज का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। किससे डिवाइड करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये होता है यूनिट वेक्टर निकालना। क्या निकालना, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होगा क्या, तो किस लिए काम में आता है, तो यूनिट वेक्टर हैव, क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर हैव ओनली डायरेक्शन। उसके पास क्या है, डायरेक्शन यूज के लिए यूज होता है। कहाँ यूज होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। ध्यान रखना, अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ध्यान रखना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो एक चीज सीखते हैं, क्या हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, देखो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो देखो मान लो कोई वेक्टर दे रखा है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो कैसे लिखा होगा वो, ए आई कैप ये एक्स कंपोनेंट होता है, प्लस ए वाई जे कैप वाई कंपोनेंट, प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया हमारा एक वेक्टर। भाई आई भी हो सकता है उसमें, जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा आई के साथ जो कुछ भी होता है एक्स कंपोनेंट होता है, जे के साथ जो कुछ भी होता है वाई कंपोनेंट होता है, और के साथ जो कुछ भी है वो जेड कंपोनेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है कि जो भी इसके कंपोनेंट है, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, जो भी कंपोनेंट है उसको अंडर रूट में स्क्वायर करके सबको आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हम इस तरीके से किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हमको बोल दिया, जैसे मान लो वेलोसिटी है, हमको बोल दिया वेलोसिटी, क्या दे रखा है, वेलोसिटी कितना दे रखा है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप मीटर पर सेकेंड। और हमसे बोला फाइंड
स्पीड ऑफ द पार्टिकल। हमको क्या निकालना है? पार्टिकल का स्पीड निकालना है। तो पहली बात देखो, फिजिक्स में इसलिए बोलते हैं वेक्टर तो आना ही आना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी आना पड़ेगा। स्पीड क्या होता है? तो हम जानते हैं स्पीड के पास क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? तो भाई स्पीड जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, ये भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड एक्चुअली में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन को हटा दे तो उसके पास क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। और वो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वही क्या है? स्पीड है। तो ये हमको वेलोसिटी दे रखा है। अगर इस वेलोसिटी का हम क्या निकाल दें? मैग्नीट्यूड निकाल दें। इस वेलोसिटी का क्या निकाल दें? मैग्नीट्यूड। तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे? तो स्पीड कितना हो जाएगा हमारा? इसका अंडर रूट कॉम्पोनेंट को स्क्वायर करके क्या करना है? प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस ये देखो -2 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? 4। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? देखो यहाँ पे अंडर रूट कितना? 4 8 और 16 24। तो आंसर हमारा आ जाएगा, स्पीड जो हमारी आ जाएगी √24 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? √24 मीटर पर सेकेंड। तो समझे आप, वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसका यूज हमको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, जस्ट एग्जांपल बताए हैं, जो जब हम 12th क्लास अपना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ऐसे जरूरत पड़ेगी। जैसे कॉन्सेप्ट हमको पता होना है वेक्टर का, और फिर कहाँ यूज करना है वो हमको समझना है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट करिए। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने पढ़ लिया क्या? यूनिट वेक्टर। और हमने पढ़ लिया किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या, रीसॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये देखो वेक्टर को कैसे सॉल्व करा जाता है वो समझिए। या हम बोल सकते हैं हाउ टू सॉल्व वेक्टर। ये देखो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सॉल्व वेक्टर्स। देखो ये काम आएगा क्लास 12 का, जैसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट, देखो फर्स्ट केस, इफ 2 वेक्टर्स in the same direction, in the same direction। अगर दो वेक्टर कैसे हैं? सेम डायरेक्शन। ये देखो जो बिल्कुल मस्ट है, जितना चाहिए हमको वेक्टर, वो सिखा रहा हूं तुमको कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सपोज दैट एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसपे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो F1 कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसे F2, वो कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये कैसा हो गया? दूसरा वेक्टर। तो इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी? जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गया? या इसी को क्या बोला जाता है? नेट फोर्स बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में। नेट फोर्स मतलब समझ लो, क्योंकि दो फोर्स लग रहा है तो नेट इफेक्ट क्या आएगा बॉडी पे। तो ध्यान रखो ये दो वेक्टर हैं और दोनों कहाँ हैं? सेम डायरेक्शन में। तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो दोनों वेक्टर को सिंपली आप क्या कर दो? प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। क्यों? क्योंकि दोनों कहाँ हैं? सेम डायरेक्शन में। कहाँ पे है? सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट इज इफ 2 वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज दैट वही एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसपे एक फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है F1 = 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है F2 = 5 न्यूटन। तो यहां पे नेट फोर्स कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस बॉडी पे? ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? नेट रिजल्ट क्या आएगा फोर्स का? अच्छा एक बात देखो, यहाँ तो चलिए ठीक है, अगर मैं बोल दूं ये भी कितना हो गया? 10 न्यूटन। ये प्रैक्टिकली भी सोचना है फिजिक्स को।
तो 10 न्यूटन एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। सोचो एक बॉडी है जिसको दो लोग रस्सी से खींच रहे हैं, ठीक है, एक इधर खींच रहा है सेम फोर्स के साथ, एक इधर खींच रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं और दोनों का फोर्स क्या है, सेम। तो बताओ उस समय बॉडी मोशन में आती है क्या, नहीं आती। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। वही कहानी है। तो यहाँ पे दो अपोजिट फोर्सेज हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है क्या, 10 न्यूटन, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। बट मान लो अगर अपोजिट नहीं है और यहाँ पे मैंने कितना डाल दिया, 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो कैसे लिखोगे, 10 न्यूटन, या हम ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। अच्छा एक बात और, क्या हमेशा F1 लिखेंगे? नहीं, जो हमेशा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे F1 बड़ा था तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया, और जो रिजल्ट बचा, जैसे यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा, फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो यहाँ पे क्या बचा, 10 माइनस 5, तो रिजल्ट क्या बचा, 5 न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर डोमिनेट करेगी, F1 की तरफ। क्यों? क्योंकि कौन ज्यादा है, F1। बॉडी कहाँ मूव होगी, आगे की तरफ। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाता, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती, और मान लो इधर लगता F1 5 न्यूटन का और इधर लगता F2 10 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते? तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो जाता, तो क्या लिखते, F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला क्या करेंगे, माइनस। और यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाता, F नेट कितना आ जाता, तो वो आ जाता, देखो कितना, 10 माइनस 5, और यहाँ भी आंसर कितना होता, 5। बट उसका डोमिनेशन किधर होता है, मूव कहाँ होती बॉडी, इस तरफ। क्यों? क्योंकि F2 क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे कहाँ मूव होती, आगे की तरफ। क्लियर है सबको? नोट करिए। तो ये हमने पढ़ा कैसे वेक्टर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो बातें पढ़ी, एक तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, और दूसरा अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, वो मैंने पहले भी बता दिया, बट उसको फिर से देख लो, तीनों को एक साथ समझ लो। चलो देखो थर्ड क्या है, if vectors at an angle, अगर वेक्टर किस में है, एंगल पे है, तो क्या करोगे। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर F1 वेक्टर और एक वेक्टर है इधर, क्या बोल दिया, F2 वेक्टर, ठीक है, दोनों किस पर लग रहे हैं, एंगल पर लग रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट बताओ। तो इसका रिजल्टेंट मैंने बोला था, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कोइनिशियल। और इसका रिजल्टेंट जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो हमेशा कहाँ होगा, बीच में। बीच में होने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल बीच में। जैसे एंगल मान लो 60 है तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ 30 से गया है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है F1 और F2 की वैल्यू पे। अगर F1 और F2 दोनों सेम है तो ये कहाँ से जाएगा, बिल्कुल बीच में से जाएगा। बट अगर और F1 F2 अलग अलग हैं तो बीच में से तो जाएगा, बट एक तरफ ज्यादा झुका होगा और एक तरफ कम होगा। मतलब अगर 60 डिग्री एंगल है तो एक तरफ हो सकता है 25 हो, एक तरफ कितना हो, 35। बट अगर F1 और F2 दोनों सेम है तो बिल्कुल बीच में से जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसका रिजल्टेंट F नेट कितना हो जाएगा। तो F नेट कितना होगा भाई, वही बात। अच्छा हमको तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे अलग आ जाएगा। F नेट क्या होता है, अंडर रूट, कैसे लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 साथ में कितना, cos थीटा। और ये cos थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या है, एंगल, cos थीटा। क्लियर है सबको? जैसे चलो एक एग्जांपल समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमको बार बार करने पड़ेंगे। मान लो कोई बॉडी है जिसमें मान लो फोर्स लग रहा है, एक बॉडी को इधर से खींच रहा है कोई, कितनी फोर्स लगा के, मान लो 10 न्यूटन लगा के, और एक इधर खींच रहा है बॉडी को, कितनी फोर्स के साथ, 5 न्यूटन के साथ। तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ये तो पता है कि रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ पे लगेगा, इसका इन दोनों के बीच में ही लगेगा। डायरेक्शन पता चल रही है, वैल्यू फॉर्मूला भी है, बाद में देखेंगे इसको।
यहाँ पे लगेगा, बट वैल्यू कितनी होगी तो मैग्नीट्यूड में। तो कैसे निकालेंगे बोलो। अच्छा, और मैंने बोल दिया ये एंगल कितना है, मान लो 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो कितना लिखेंगे, एफ नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैसे लिखोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और साथ में कितना होगा cos थीटा। तो कैसे लिखेंगे, F नेट, देखो F1 स्क्वायर, F1 कितना है, किसी को एक को F1 मान लो, किसी एक को क्या मान लो, F2 मान लो। भाई एक को F1 मान लिया और एक को क्या मान लिया गया, F2 मान लिया। तो देखो क्या होगा, F1 क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 और साथ में कितना cos 60। तो कितना हो जाएगा F नेट, F1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 और cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 से 2 मर गया। तो देखो F नेट कितना आ गया, ये हो गया 25 प्लस 100 प्लस कितना 50। तो कितना आ जाएगा बोलो, अंडर रूट कितना 50, 100 150 और 25, तो कितना आ गया अंडर रूट 175 और क्या आ जाएगा न्यूटन। बात समझ में आई। तो ये नेट फोर्स लग रहा है कहाँ पे, बिल्कुल बीच में से। क्लियर है। तो समझे सब लोग कि कैसे वेक्टर्स को सॉल्व करा जाता है। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे सॉल्व करा जाएगा, और अगर वेक्टर एंगल पे है तो कैसे। और यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी वेक्टर हो सकता है वो फोर्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्व करा जाता है वेक्टर को। चलिए देखिए आगे। अब ये तो हो गया क्या हमारा वेक्टर का, कि कैसे वेक्टर को सॉल्व करा जाता है। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन सीखते हैं। वेक्टर का क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी तक ना हमने सीख लिया कितने टाइप्स का होता है, अब हम बात करेंगे एडिशन की। ठीक है, तो देखो क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखो भाई एडिशन क्या है। तो फर्स्ट तो एक तरीका तो क्या है, मैथमेटिकल तरीका है जो ज़्यादातर यूज होगा हमको, और हमको वो भी आना चाहिए। मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे, देखो मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और उसका वैल्यू दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और एक कोई वेक्टर है बी वेक्टर, उसकी वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 2j माइनस k ना, और हमको बोल रहा है इनको ऐड करो, ऐड करना है। तो ऐड मैथमेटिकली कैसे ऐड करेंगे, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो। बट ऐड करने का तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि वेक्टर हमेशा सेम ऑर्थोगोनल में ऐड होंगे। जैसे i हमेशा i के साथ ऐड होगा, j के साथ ऐड होगा, और k के साथ ऐड होगा। तो चलो करो। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3i है प्लस 2i, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो बीच में इन दोनों के क्या है प्लस, 3i प्लस 2i, तो कितना हो जाएगा 5i। यहाँ पे देखो 2j प्लस 3j, ये भी कितना हो जाएगा 5j, और यहाँ पे माइनस के माइनस 4k, कितना हो जाएगा माइनस 5k। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, रिजल्टेंट। मतलब ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। कोई आपसे बोल रहे कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो अभी हमने सीख लिया इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैग्नीट्यूड निकाल दो तो कैसे निकालोगे, इसके कंपोनेंट को आपको क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस कर देना है बस। तो देखो आज कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 75। क्लियर है। तो ये कौन सा तरीका है, हमारा मैथमेटिकल तरीका है, जिसमें ऐड कैसे करा जाता है, सिंपल i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ। क्लियर है। आप लोग आराम से देखिएगा इस वीडियो को। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमको चैप्टर पे पहुंचना है, आपको बेसिक जानना जरूरी है वेक्टर का, इसलिए देखो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ, मैथमेटिकल तरीका। अच्छा अब क्या है, अब है हमारा कौन सा तरीका, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल तरीका, या ग्राफिकल बोल सकते हैं। ग्राफिकल एडिशन।
ग्राफिकल एडिशन। तो ग्राफिकली इसको ऐड करने का तरीका क्या है? तो होने को तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, पर हम कौन सा यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल लॉ। हम कौन सा यूज करेंगे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ, क्या बोलता है पहले लॉ को समझा देते हो। ट्राइंगल लॉ बोलता है अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड सेम डायरेक्शन में या सेम ऑर्डर में है, तो उस ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में, वो जो अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके रिजल्टेंट को। बात समझे? फिर से सुनो। किसी ट्राइंगल में क्या होते हैं? 3 साइड होते हैं, ठीक है, 3 साइड है, समझ में आ रही है? किसी ट्राइंगल में 3 साइड है, तो 3 साइड में 2 साइड सेम डायरेक्शन में होना है, मतलब सेम ऑर्डर में, आगे गया फिर आगे गया, बट जो थर्ड साइड है वो कैसा होना है? अपोजिट। सपोज दैट अगर कोई ट्राइंगल है, उसका एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो ये सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, आगे गया फिर आगे गया, बट इसका जो थर्ड साइड है उसको मैंने अपोजिट, अगर ये ऐसे आता तो सेम ऑर्डर रहता, बट उसको अपोजिट ऑर्डर में बना दिया। कैसे बना दिया? अपोजिट ऑर्डर में। कैसे बना दिया? अपोजिट ऑर्डर में। तो ये वाला जो साइड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। यही क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलता है? इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, then the third side of this triangle in opposite order is represent, किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस वेक्टर के रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस वेक्टर के रिजल्टेंट को। देखो फिर से समझो, अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड होते, तो अगर 2 साइड, जैसे मान लो ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया? बी वेक्टर, ये 2 साइड है, ये सेम ऑर्डर में है, तो इसका जो थर्ड साइड है ये अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर मतलब देखो इन दोनों का डायरेक्शन आगे जा रहा है, सेम ऑर्डर में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आना चाहिए, तभी तो सेम ऑर्डर होगा, बट यहाँ पे क्या है? अपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो है अपोजिट ऑर्डर वाला वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके रिजल्टेंट को, एडिशन को। क्लियर है? तो नोट करिए इसको सब लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक तो ये तरीका हो गया, ये तो क्या पढ़ लिया हमने? डेफिनेशन। अब समझते हैं इसको। देखो इसको समझो, ये तो जस्ट हमने क्या पढ़ा? इसका डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब हम सीखते हैं कि कैसे ऐड करा जाता है। तो देखो इतना ही जानना जरूरी है वैसे, फिर भी देखो ग्राफिकली मान लो एक वेक्टर है, ये दे रखा है आपको ए वेक्टर, और एक वेक्टर दे रखा है ये, इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर, और हमको ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड। तो एडिशन में पहली बात तो ध्यान रखना, एडिशन में चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, आंसर रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ध्यान रखना एडिशन। ए प्लस बी करो तो भी आंसर वही आएगा, और बी प्लस ए करो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना। चलिए तो हमको मान लो ऐड करने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे? तरीका क्या है? इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, किसी एक वेक्टर को आप चूज कर सकते हो। चलो हम दोनों करते हैं। पहले हम करेंगे, क्या करेंगे? पहले हम आर वेक्टर निकालते हैं। कैसे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके सीखते हैं। तो मान लो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या है? बी। तो जिसमें ए में किसको ऐड करना है? बी को। तो हम ए को सेम टू सेम जिस डायरेक्शन में है वैसा ही उठा के लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया? ए वेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? ए वेक्टर। ठीक है। और बी को उठा के, अच्छा किसी वेक्टर में ध्यान रखो, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है हेड, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये कहलाता है टेल। तो फर्स्ट वाला आपने उठाया, क्योंकि ए प्लस बी करना था तो ए को ऐसे उठाया,
जितना मैग्नीट्यूड है जिस डायरेक्शन में लगा दिया। अब क्या करना होता है, जो सेकंड वेक्टर है उसको उठा के फर्स्ट वाले के हेड पे लगाना है, तभी तो किस में आएगा, सेम ऑर्डर में आएगा। किस में आएगा, सेम ऑर्डर में। तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। क्या हो गया, बी वेक्टर। समझे सब लोग। फर्स्ट वाले के हेड पे सेकंड वाले का क्या लगाना है, टेल। अब क्या करना है, तो अब बचा क्या, फर्स्ट वाले का टेल बचा। तो फर्स्ट वाले के टेल से सेकंड वाले के हेड को क्या कर देना, मिला देना। तो देखो वही क्या बन गया, ट्रायंगल। दो साइड सेम ऑर्डर में है और थर्ड साइड किस में है, अपोजिट ऑर्डर में। तो यही तो बोल रहा था रूल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। और होगा कितना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और क्या होगा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो दूसरी चीज, मान लो हमको क्या करना है, आर वेक्टर कैसे लिखना है, हमको लिखना है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करना है। मान लो हमको क्या करना है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दोनों को करके देखते हैं, देखिए कुछ अलग आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, बी को उठाएंगे जैसा है वैसा, बी को उठा लिया भाई, ठीक है, बी वेक्टर को उठा लिया। अब क्या बोला है कि फर्स्ट वाले के हेड पे सेकंड वाले को उठा के लाओ और फर्स्ट वाले के हेड पे चिपका दो। यही है सेकंड वाला, ये क्या था हमारा, ए वेक्टर चिपका दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के हेड पे चिपका दिया। फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले के टेल से सेकंड वाले के हेड को लगाना है, अपोजिट ऑर्डर। देखो भाई ट्रायंगल हो गया, अपोजिट ऑर्डर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए वेक्टर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना होगा प्लस 2ab, साथ में कितना, कॉस थीटा। बात समझे। तो दोनों का देखो, देखने में ही पता चल रहा है ग्राफिकली, दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, रिजल्टेंट का सेम। ये तो हमने मेजर करके नहीं बताया इसलिए बड़ा छोटा लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये थीटा। ये थीटा एंगल कौन सा है, तो बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। कोई इनिशियल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इनिशियल में तो पता होता है क्योंकि दोनों के टेल जुड़े होते हैं। तो ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते ये थीटा नहीं है हमारा। क्यों, क्योंकि दोनों का टेल है क्या, ये इसका हेड है और दूसरे वाले का क्या है, टेल। तो ध्यान रखो कैसे निकालोगे, तो हमेशा जहां पे पहली बार दो वेक्टर जुड़ रहे, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़ रहे, तो आप इस वाले को हमेशा, जो थीटा होता है ना, थीटा कौन सा एंगल होता है, देखो लिख देता हूं उसको, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर, टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स। हमेशा दो वेक्टर के टेल का, क्योंकि कोई इनिशियल में आपने देखा है, कोई इनिशियल में कैसा होता है, देखो एक वेक्टर इधर होता है और एक वेक्टर क्या होता है, इधर। तो उन दोनों का टेल तो आपस में जुड़ा है, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं ये। बट यहाँ पे टेल जुड़ा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे तरीका क्या है कि टेल जोड़ना पड़ेगा, तो वेक्टर में हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो बी वेक्टर ये है, इसको हम आगे बढ़ा दें, कोई दिक्कत भाई। फिजिक्स में क्या बोला जाता है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर भी क्या होगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। और अब देखो फर्स्ट वाला ए और बी दोनों का टेल आपस में जुड़ गया, तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, थीटा। क्या बन जाएगा, थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना, या तो ऐसे याद रखो या याद रखो आउटसाइड में। ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, बोलो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है ना, इन दोनों को कैसे, इसमें ए को आगे शिफ्ट कर दो भाई, ए को आगे ले जा सकता हूं मैं, ए को आगे शिफ्ट कर दिया, तभी तो दोनों का टेल जुड़ेगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, देखो एक बार सब लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफिकली आपको समझना, क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली जब हम चैप्टर 12 करेंगे, 12 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, तो वहां पे ये सब कहानी हमको समझ में आनी पड़ेगी कि वेक्टर को कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने सब कुछ एडिशन में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, एकदम हमने डिटेल में करा है और स्लो भी कराया है, तो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, एटलीस्ट जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो फील लगता है कि हाँ बच्चे लोग देख रहे हैं और हम लोग मोटिवेट होकर इसको
करते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका अभी हमने एडिशन सीखा है, नेक्स्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू सबको, और उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।